हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं हमारा लेसन 6। तो हमारा लेसन 6 बहुत ही ईजी है। हमारे पोस्चर के बारे में है कि पोस्चर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, और अगर हमारा पोस्चर अच्छा नहीं है तो उससे हमारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स देख सकते हैं हम, और उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। तो मेनली यही है। तो पोस्चर एजुकेशन में अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका मेनली ये है कि अंडरस्टैंड करना है गुड पोस्चर के बारे में, और अगर आपका पोस्चर अच्छा नहीं है तो हमें क्या करना है, उसे करेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले तो मीनिंग है। तो आप मीनिंग देख सकते हैं कि पोस्चर रिफर्स टू द अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पार्ट एंड रिलेशन टू ईच अदर। ये मेनली डीप ही है जितने मैं लेसन्स बना रही हूँ। जैसे एक कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि आप डीप वीडियोस बनाया करिए, तो मुझे लगता है डीप ही है। अगर आपको चाहिए कि मैं पूरे मीनिंग है तो उसके पूरे पैराग्राफ वगैरह लाऊं तो ओके, मैं आपका फीडबैक लेती हूँ और मैं सब टॉपिक पे कोशिश करूँ थोड़ा डीप में जाऊँ। ठीक है, जैसे आपने कहा था, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट किया था, तो थैंक यू सो मच। आपने कमेंट करके बताया कि आपको कैसा चाहिए, तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और चलिए अब आगे चलते हैं। आपको डीप ही मिलेगा, ठीक है। जैसे जितने भी सब टॉपिक है हमारे पास, सब है डीप ही है, बट हम जैसे मैंने यहाँ पर मीनिंग एक लाइन में लिखी है, तो आपको बस इसको 5 लाइन में लिखना है, समझ रहे हो। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना है। बेसिक मीनिंग तो यही रहेगा, डेफिनेशन यही रहेंगी, थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो, एग्जांपल्स डाल दो, एक्सेट्रा। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताऊंगी आपको, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, तो उसके मैं एक लाइन बताऊंगी, एक वर्ड बताऊंगी, बट आपको उसको एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखना है। मैं बस ये कहती हूँ कि शॉर्ट ये है कि बस सब टॉपिक के बारे में समझा रही हूँ। एग्जाम टाइम में आपको क्या करना है, इसे जो आपने समझा ना, इसको अपनी लैंग्वेज में बहुत ही थोड़ा 5-6 लाइन में लिखना है, बस ये है। बाकी सिलेबस ये कंप्लीट ही हो रहा है, इसमें कुछ भी सब टॉपिक नहीं छूट रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी 20 ख़त्म हो जाएंगे ना, तो आपको फिजिकल एजुकेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा और आप सब कुछ पता चल जाएगा जो टॉपिक पेपर में आने वाले। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे यही है कि मीनिंग होगी। डेफिनेशन क्या है कि गुड पोस्चर इज अ बैलेंस्ड अलाइनमेंट दैट minimize stress on muscles and ligaments while sitting, standing or moving। जब हम बैठ रहे हैं, खड़े हैं या मूव कर रहे हैं, तो अच्छे पोस्चर से क्या होगा कि हमारे जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर हम अपने सर को झुका के चल रहे हैं तो हमारे जो नेक में पेन होगा, क्योंकि हम उसके पोस्चर को सही से नहीं रख रहे। हमारा सर झुकने के लिए नहीं है, हमारे गर्दन को हमें झुकाना नहीं है, उसे स्ट्रेट रखना है, वो स्ट्रेट रखने के लिए बना है। तो यही बात है कि अगर आप जो मसल्स जिस ऑर्डर में जाती है, अगर हमारे नी अगर एक डायरेक्शन में घूमती है, अगर उसको दूसरी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे तो आप वहाँ पे स्ट्रेस आएगा और वो एक बैड पोस्चर होगा, वो आप उसके अलाइनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, तो इससे आपको प्रॉब्लम भी देख सकते हैं। तो मेनली अगर मैं बात इसमें कहूँ तो मैं अगर समझाना चाहूँ तो गुड पोस्चर का मतलब है अपने बॉडी के पार्ट्स को ऐसे अलाइन करना है जो मसल्स और लिगामेंट्स पर स्ट्रेस को मिनिमाइज करें। ठीक है, यानी गुड पोस्चर को हमें इस तरह रखना है कि हमारे मसल्स और लिगामेंट पे हमारा कम से कम स्ट्रेस हो। साथ ही ये एक बैलेंस और न्यूट्रल पोस्चर है जो बैठे हुए, खड़े हुए या मूव करते हुए हमें मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो मीनिंग आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट स्लाइड देखें। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्चर क्या है, मीनिंग क्या है और गुड पोस्चर की ज़रूरत क्यों है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर। अगर हमें बच्चों को गुड पोस्चर क्यों सिखाना है, खुद भी क्यों उसे अडेप्ट करना है, उसके इम्पॉर्टेंट मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे कि फर्स्ट तो यही है कि रिड्यूसेस स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड जॉइंट और मसल्स पर स्ट्रेन को हमें रिड्यूस करता है। उसके बाद है इन्हेंस ब्रेथिंग एंड सर्कुलेशन। हमारी जो ब्रेथिंग एक्सरसाइज वगैरह होती हैं या हमारे जो ब्रेथ हम रेगुलर लेते हैं, तो बैठे हुए, खड़े हुए, अगर हम सही पोस्चर में होंगे तो हमारे जो ब्रेथिंग सिस्टम होगी, जो ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो अच्छे से काम करेगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोमोट्स कॉन्फिडेंस एंड फोकस। तो ये बात तो आपको सबको ही पता है कि अगर हम स्ट्रेट पोस्चर में रहेंगे, गुड पोस्चर में रहेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ हमारा फोकस भी बढ़ेगा। तो इसको आप 2 पॉइंट में भी लिख सकते हो कि थर्ड आप ये कह सकते हो कि प्रोमोट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिख दो कि हमारा फोकस भी बढ़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेट है, हम एकदम फोकस्ड वे में मैनर है, तो हम बहुत कोई भी काम कर रहे हैं तो हम या बच्चे कोई भी काम कर रहे हैं तो फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट हम ये कह सकते हैं प्रिवेंट्स लॉन्ग टर्म, हमारे जितने भी इंजरीज होती है, मस्कुलर स्केलेटन इंजरीज जितने भी हमारी होती है वो सब हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे नेक में पेन हो रहा है, हमारे हाथ में, हमारी कमर में, तो किससे होता है? क्योंकि बैड पोस्चर की वजह से होता है। तो मेनली ये है कि गुड पोस्चर के फ़ायदे हैं, जैसे हमारे मसल्स और जॉइंट स्ट्रेन को कम करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें जिससे हमारे जो हमारे ब्रीथिंग सर्कुलेशन उसमें कम से कम प्रॉब्लम आए, इन्हेंस करें। हम गुड पोस्चर से हम इन्हेंस कर पाते हैं। उसके बाद ये है कि इम्प्रूव करता है हमारा सर्कुलेशन बॉडी का, और उसके बाद ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और साथ ही साथ हमारा फोकस बढ़ता है वहाँ उस टॉपिक को लेकर, अगर हम गुड पोस्चर में होते हैं तो चलिए अब आपको ये समझ आ गया होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, इम्पॉर्टेंस अगर आएगा कि इम्पॉर्टेंस क्या है गुड पोस्चर का और हम बच्चों में कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंस लिख देना है कि पहले आप एक हेडिंग लिखना इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, फिर उसमें पॉइंट्स में लिखना है रिड्यूस मसल्स एंड जॉइंट स्ट्रेन, फिर उसको 4 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना कि हम जब गुड पोस्चर करते हैं तो हमारे जो मसल्स का या जॉइंट्स में जितने भी स्ट्रेन होते हैं वो कम आते हैं, और इससे हमारी बॉडी में मसल्स और जॉइंट्स से रिलेटेड इश्यूज भी नहीं आते, इंजरीज भी नहीं आती। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसी तरह कि इन्हेंस ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, फिर उसको एक्सप्लेन कर देना कि हम अगर गुड पोस्चर में रहेंगे तो हमारे जो ब्रीथिंग सिस्टम यानी हमारा जो लंग्स हार्ट है वो अच्छे से काम करेगा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत बढ़िया का तरीके से इन्हेंस होगा। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि प्रोमोट कॉन्फिडेंस, फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि एक गुड पोस्चर में हमारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है, इससे हम बहुत जो काम है वो सब कॉन्फिडेंटली करते हैं और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना दिखती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि इन्हेंस फोकस, तो हमारा जो गुड पोस्चर है वो फोकस भी इन्हेंस करता है, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी स्ट्रेट रहती है और एक हमारे बॉडी में सिग्नल मिलता है कि वी आर फोकस्ड, हमारी बॉडी स्ट्रेट है, ठीक है, यह गुड पोस्चर में। फिर नेक्स्ट इसी तरह एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा मेन रिसोर्सेज फॉर फंक्शनल माल पोस्चर, कि मेन रिसोर्स क्या है अगर हमारे पास कोई भी माल फंक्शनल है जो अगर गलत पोस्चर आ रहे हैं तो सबसे पहले इसमें कॉमन कॉजेज़ की बात करते हैं हम, जो कि है तो यहाँ पे हमने कॉमन कॉजेज़ की बात की है कि हमारा कॉमन कॉज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको आपको समझा देती हूँ है क्या ये। तो फंक्शनल माल पोस्चर के कुछ मेन रिसोर्सेज हैं, जैसे पुअर एर्गोनॉमिक्स, जिसमें डेस्क या चेयर का हाइट सही ना होना, कि हमारे डेस्क है जो जैसे हमारे फर्स्ट क्लास की जो डेस्क है वो हमारे 7th क्लास के बच्चे की डेस्क के अलावा छोटी होनी चाहिए, उन बच्चों के हाइट के नीचे होनी चाहिए, पर वो नहीं है, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं उसके बाद है फिज़िकल एक्टिविटीज़ की कमी जो मसल्स को वीक बनाती है। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे स्कूल्स में, अगर हमारे पीटी वगैरह नहीं होंगे या गेम्स पीरियड नहीं होंगे, तो बच्चों के जो मसल्स है वो वीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है गलत तरीके से वेट उठाना जो बैक पर स्ट्रेन डालता है। अगर आप गलत तरीके से वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आपकी एज नहीं है, तो आपके बैक स्ट्रेन में और इंजरीज बढ़ा सकता है, ठीक है। इसके साथ हम उसके बाद हम देखते हैं, इसके साथ साथ हमारा जो पोस्चर होगा वो भी ख़राब होगा, जिससे स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही, साथ में हमारा लो स्टीम हो जाएगा, हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो लो हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि फिजिकली हम अच्छे नहीं है तो हम साइकोलॉजिकली हम मेंटली सोचेंगे कि हमारा पोस्चर अच्छा नहीं है, लोग मजाक करते हैं, समय स्ट्रेस बढ़ता है और हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो भी लो हो जाएगा। और ये जो हमारा सेल्फ स्टीम है किसी भी कारण अगर लो होगा तो पोस्चर पे तो असर पड़ेगा ही। ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि आप पता लगा सकते हैं पोस्चर देख के कि सामने वाला पर्सन कॉन्फिडेंस है या अंडर कॉन्फिडेंस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये है कि जो हमारे पोस्चर्स होते हैं वो हमारे मेडिकल कंडीशन पे भी बेस्ड होते हैं। अगर हमें कोई इंजरीज है पहले से या मेडिकली हम सही नहीं है, हमें कोई कंडीशन है मेडिकल, तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि वे हमारे पोस्चर को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। अगर हमारे इंजरीज वगैरह है तो हमें पोस्चर हालांकि सही नहीं होंगे। ठीक है, ये कॉजेज है मेन कि हमारा कॉजेज क्या है अगर पूछेगा कोई अगर पेपर में, वैसे मेन आते नहीं है पर अगर आ भी गया तो इसमें मेनली ये कॉजेज है। पुअर एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स क्या होता है जिसमें डेस्क और चेयर की हाइट्स जो ना इनकरेक्ट होती है हमारे स्कूलों में, जिससे हमारे हाइट पे पोस्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद हमारे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है तो हमारे मसल्स वीक हो जाएंगे और एक पुअर पोस्चर की तरफ हम जाएंगे। उसके बाद इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, अगर हमारा इम्प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक है तो हमारे बैक पे इंजरीज आएगी। लिफ्टिंग वेट वगैरह अगर हम इनकरेक्ट तरीके से उठा रहे हैं तो इससे हमारा पोस्चर खराब होगा क्योंकि हमारे बैक पे इंजरीज वगैरह आ जाएंगी। और अगर हमारे पास स्ट्रेस है, हमारे पास अब बहुत स्ट्रेस हो रहा है किसी चीज़ को लेके, मेनली इसके ना क्या है साइकोलॉजिकल फैक्टर है हमें कि स्ट्रेस है, लो स्टीम हो रहा है हमारे पास, तो ये भी इम्पैक्ट करेगा पोस्चर को। ओके, उसके बाद इंजरीज और मेडिकल कंडीशन है तो हमारे पोस्चर पे ये असर करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन पोस्चर डिफेक्ट्स एंड देयर रेमेडीज, कि हमारे कॉमन पोस्चर क्या, कौन कौन से ऐसे पोस्चर है जो हमारे डिफेक्ट के रूप में हम जानते हैं उसको कि ये डिफेक्ट है, ये पोस्चर का डिफेक्ट है, यानी पोस्चर से रिलेटेड जो हमें कमी कह सकते हैं कि पोस्चर की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे ज़्यादा शुगर खा लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, डायबिटीज़ की। इंटेक, अगर हम आयोडीन का प्रॉपर इंटेक नहीं करेंगे तो हमें क्या कमी आएगी। उसी तरह ये है कि अगर हमारा पोस्चर सही नहीं होगा तो क्या कमी होगी, और साथ ही हम बात करेंगे उसके रेमेडीज़ की। और ये पेपर में आता है तो मैं भी जितने भी बताऊं उन सबको ध्यान से पढ़ना। पिक्चर्स आप हम मेनली पेपर में क्या आता है ना, जैसे पिक्चर दे देंगे और बोलेंगे बताओ, अब ये बताओ कौन सा पोस्चर है, नाम बताओ, ये क्या है, क्यों होता है वो बताओ। ठीक है, उसके बाद रेमेडी भी बताओ। ठीक है, तो ये वाला बहुत ध्यान से करना है क्योंकि पेपर में आ चुका है। तो चलिए ज़्यादा देर करते हुए ना हम आगे चलते हैं। और इधर है, ओके ठीक है, तो इतने ही है। ओके, तो हमारे पास 4 तरीके के हैं पोस्चर से रिलेटेड डिफेक्ट्स। ठीक है, पोस्चर डिफेक्ट सबसे पहला, और ये बहुत कॉमन 4 है, ये मेनली मिलते हैं आपको और आपने पढ़ा भी होगा अपने 12th में या 11th 12th में फिजिकल एजुकेशन होगा तो सबसे पहले क्या है, काइफोसिस, सेकंड है लॉर्डोसिस, थर्ड है स्कोलोसिस एंड लास्ट फोर्थ फ्लैट फुट, जो सभी को पता रहता है। ठीक है, तो एक एक केस पे बात करते हैं। तो काइफोसिस क्या होता है, राउंडेड अपर बैक, यानी हमारा जो कंधा है, ठीक है, वो राउंड है, ऐसे गिरा हुआ झुका हुआ है कंधा जो होता है। हमें स्ट्रेट नहीं है हमारा कंधा, हमें ऐसे झुका हुआ है एकदम, जैसे डल होता है, किसी में जान नहीं है ऐसे। तो राउंड अपर बैक, तो ऊपर जो कंधा है ना वो राउंड है, झुका हुआ है, और साथ ही हमारी जो बैक है वो भी झुकी हुई है, जैसे कोई ना ऐसे झुक के चलता है, थोड़ा सा नीचे झुक के, जैसे हमारे में बॉडी में तो माल न्यूट्रिशन हो जाती है, तो माल न्यूट्रिशन बच्चे कैसे थोड़ा झुक के चलते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में प्रॉपर वो नहीं होता कि भाई क्या कह सकते हैं, में न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो वही होता है राउंडेड अपर बैक, कि हमारा कंधा झुका हुआ है, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। जो इधर की साइड हमारा सेकेंड वो है वो थोड़ा सा झुका हुआ है ना, तो वैसे ही थोड़ा झुक के चलना एकदम, तो उसे कहते हैं काइफोसिस, कि हमारे जो
कूबर है, ऐसे कर सकते हो, थोड़ा सा कूबर निकला है, थोड़ा सा बैक हमारा पीछे का बैक झुका हुआ है, बैंड है, हमारा स्पाइन जो है थोड़ा सा बैंड है, झुका हुआ है, दम ही नहीं है कि एकदम स्ट्रेट खड़े हो जैसे आर्मी में ऑफिसर्स होते हैं, नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इसमें रेमेडी क्या है, ये प्रॉब्लम किससे होती है, मेनली बैड पोस्चर, सबका रीजन यही है, बैड पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो काइफोसिस बैड पोस्चर की वजह से होती है, जिसका मतलब होता है कि हमारा जो अपर बैक है वो झुका हुआ है, या आप कह सकते हैं कोबर की टाइप निकला हुआ है, ठीक है। रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी में इसमें यही लिखा है कि आपको स्ट्रेचिंग करनी है और स्ट्रेंथनिंग करनी है अपने बैक मसल्स पे, और अपने चेस्ट को थोड़ा स्ट्रेच करना है ताकि वो पीछे की तरफ जाए और हमारा जो बैक है वो स्ट्रेट हो पाए। वो आगे की तरफ झुका हुआ है ना, तो आपको अपना चेस्ट को सीधा रखना है और पीछे की तरफ करना है। तो इसमें कुछ हमारे रबर बैंड्स वगैरह कुछ आते हैं, कुछ आई थिंक मैंने देखा था जितना, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो आपको आगे की तरफ ना झुक के पीछे की तरफ से खींच के रखते हैं, तो वो एक रबर सा हम पहन लेते हैं वो, ठीक है। तो रेमेडी यही है कि आप एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें चेस्ट की, ठीक है, और साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग बैक मसल्स को स्ट्रेंथ दो, उसमें जान लाओ, उसमें स्ट्रेस डालो कि भाई उसमें मसल्स में जान है, ठीक है। तो यही रेमेडी है। चलिए, तो आई होप आपको फर्स्ट वाला जो है काइफोसिस समझ आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम में आप आइडेंटिफाई कर लेना। उसके बाद है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है, एक्सेसिव लोअर बैक कर्व। आपका जो लोअर बैक कर्व है कुछ ज़्यादा एक्सेसिवली बहुत कर्विंग हो गया है, ठीक है। इट मीन्स जो लोअर बैक है आप थोड़ा सा कह सकते हो अंदर की तरफ झुका हुआ, एक्सेसिवली बहुत एक्सेस लेवल पे। तो इसमें मेनली क्या होगा, कोर स्ट्रेंथनिंग हमारा एक्सरसाइज, जिसमें हमारा कोर बॉडी स्ट्रेंथ होगा, यानी हमारे बेली बटन के एरिया जितना भी है आगे पीछे से स्ट्रेंथनिंग करना होगा, तो उसे लॉर्डोसिस कहते हैं। तो लॉर्डोसिस मतलब जिसमें लोअर बैक में जो एक्सेसिव कर्व होता है, ठीक है। एक्सेसिव कर्व यानी आप ऐसे कुछ देखते होगा, कुछ लोगों के लोअर बैक यानी जो हमारी कमर है वो अंदर की तरफ बिल्कुल ऐसे चली जाती है, एकदम अंदर की तरफ, और जो हमारा पेट है बाहर निकल जाता है, और पीछे से एकदम बिल्कुल ऐसा होता है अंदर ही चला गया सब कुछ। तो इसी तरह वो होता है लॉर्डोसिस, समझा? आई होप समझ आ गया होगा और आपने देखा भी होगा। तो एक्सेसिवली लोअर बैक जो हमारे नीचे कमर, तो लोअर बैक वो कर्वी हो गया, मतलब बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ कर्वी हो गया, और बाहर से पेट निकल गया। पर पेट इसलिए निकला है कि हम खाया कुछ नहीं, क्योंकि पीछे से सब कुछ जो हमारा क्या बोलते हैं स्पाइन अंदर की तरफ चला गया, तो उसे लॉर्डोसिस कहते हैं। और इसकी रेमेडी यही है कि कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, अपने एब्स पे अगर काम करेंगे तो वो थोड़ा स्ट्रेंथन होगा, पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं बोलूँ योगा आसन भी हम कर सकते हैं, जो उत्थान पद्मासन होता है वो कर सकते हैं। उसके अंदर हमें अपने हैंड से टो को टच करना होता है, तो जिससे थोड़ा सा हमारा जो लोअर बैक अंदर जाते उसको थोड़ा सा हल्का सा बाहर आ सकता है अगर रोज करें तो, ठीक है। तो लॉर्डोसिस आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। तो इन दोनों को आप एक बार गूगल पे देख लेना, पिक्चर्स देख लेना, आपको एकदम याद आ जाएगा कि हाँ अच्छा ये होता है, ठीक है। पिक्चर्स जरूर देख लेना, बुक में होंगी तो बुक में, या तो गूगल करो, अभी साथ में साथ गूगल कर लो, काइफोसिस को गूगल कर लो, लॉर्डोसिस को गूगल कर लो, और फ्लैट फ्लोर स्कोलियोसिस को गूगल कर लो, ठीक है। तो थर्ड हम देखते हैं स्कोलियोसिस, ये क्या होता है। तो इसमें लिखा है साइड वेव्स कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, यानी आपका जो स्पाइन है, आप पीछे देखना, पीठ की पिक्चर आएगी, हमारा पीठ जो है उसकी पिक्चर आएगी, और उसके अंदर आप देखना हमारा जो स्पाइन है ना वो ऐसे सांप की तरह हो गया होगा, कैसे मूव कर्वी हो गया। मतलब स्पाइन तो स्ट्रेट रहनी चाहिए ना अगर हम एक्सरे वगैरह कराएं, पर उसमें क्या होता है हमारा स्पाइन स्ट्रेट ना रह के थोड़ा सा कर्वी हो जाता है हर जगह से सांप की तरह, तो वो होता है स्कोलियोसिस, ठीक है। तो इसमें रेमेडी हमें यही है, तो सब में यही है एक्सरसाइज करना है, पर टारगेटेड कहाँ करना है, किसके लिए करना है। तो इसमें रेमेडी है कि फिजिकल थेरेपी ले सकते हैं हम, ताकि हमारा जो एक तरफ बैंड हो गया है स्पाइन, एक तरफ बैंड हो गया और एक तरफ थोड़ा नहीं हुआ है, तो थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम थेरेपी ले सकते हैं। और टारगेटेड एक्सरसाइज होता है कि कहाँ से आपका बैंड हुआ है वहाँ पे थोड़ा अलग तरह से झुके हुआ, जैसे ये दूसरा वाला बच्चा आप देख सकते हो जो थोड़ी
दूसरी जगह ज़्यादा झुका हुआ है, तो इस कह सकते हैं कि इसका शायद जो हमारा स्पाइन है वो उस तरफ की तरफ झुक गया, साइड की तरफ। ठीक है, जो स्पाइन के जस्ट बगल में जो इमेज है बच्चे की वो आप देखना। तो ऐसा लग रहा है कि एक तरफ स्पाइन ना ऐसा राउंड हो गई है क्या, जैसे सांप की तरह हो जाती है, तो एक तरफ हो, तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं स्कॉलियोसिस। तो यही है स्कॉलियोसिस कि कुछ एक तरफ हमारा कर्व हो गया, यानी सांप की तरफ का जो स्पाइन है वो सांप की तरह हो गया, मेनली ऐसे याद रख सकते हो। और लास्ट हमारे पास है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होता है, जिसमें हमारा जो फुट है, नीचे का जो तलवा है बिल्कुल ही फ्लैट हो गया है, उसमें कोई कर्व ही नहीं है। ठीक है, यानी लैक ऑफ आर्च इन द फुट। फुट में हमारा कोई आर्च नहीं है, कोई कर्व नहीं है, कुछ जैसे उठा हुआ ना चाहिए ना आगे से, तो फ्लैट है बिल्कुल। जैसे आपने अपने पैरों को गीला किया और ऐसे आपने ज़मीन पे रखा और फिर हटाया, तो पानी का जो आपका वो बन रहा है स्केच, उसमें कोई कर्व ही नहीं दिख रहा। जैसे आपको लेफ्ट या राइट साइड से हल्का सा कर्व दिखना चाहिए कि अच्छा वहाँ पे एरिया में पानी नहीं लगा, क्योंकि वो उठा हुआ है ना एरिया हमारे पैरों का। तो जिसका नहीं होता पूरा पूरा ही आ जाता है, उनका फ्लैट फुट पूरा ही छप जाता है। तो ऐसा अगर है, प्रॉब्लम है इसमें, आपको ऐसा होता है कि आप देर तक खड़े नहीं रह पाते, फ्लैट फुट वालों को तो आर्मी में भी नहीं लेते, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो जाती है, हम देर तक खड़े नहीं रह सकते फ्लैट फुट वाले, उनके पैरों में बहुत दर्द होने लग जाता है। तो इसके रेमेडीज़ भी हैं कि हमारे फुट एक्सरसाइज वगैरह हैं कि और कुछ ऐसे शूज़ आते हैं जो हमारे पैरों को सपोर्ट करे और हमारा सब कर्व बनाए, तो ऐसे कोई फुटवेयर भी हम पहन सकते हैं। ठीक है, और जैसे एक्सरसाइज होता है कि बॉल को छोटा सा हमने बॉल ले लिया, जैसे क्रिकेट वाला बॉल होता है पर वो सॉफ्ट बॉल होता है, उस साइज़ में सॉफ्ट बॉल ले लिया और उसको अपने फुट के आर्च, जहाँ पे आर्च होना चाहिए वहाँ पे करके राउंड राउंड थोड़ा प्रेस किया, ताकि वहाँ पे थोड़ा राउंडनेस आ जाए वहाँ के मसल्स थोड़ा। तो ऐसे एक्सरसाइज हो सकती है। तो ये हमारे कॉमन पोस्चर डिफेक्ट्स हो गए, ये 4 ही आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, ये अच्छे से देख लेना, और इसमें क्या पिक्चर्स देख लेना, तो समझा तो दिया ही मैंने, एक्सप्लेन तो कर ही दिया है ना। चलिए फिर अब आगे हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर एजुकेशन। पोस्चर एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में? तो पोस्चर एजुकेशन लॉन्ग टर्म में बहुत काम करता है। हमारे कोई भी हमारी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको पहले आइडेंटिफाई करके उसको काम कर सकते हैं हम। जैसे हम आगे स्लाइड्स में देखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे तो प्रमोट्स लॉन्ग टर्म मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ। इट मीन्स कि जो हमारी मसल्स और स्केलेटन है उन दोनों एक साथ हैं, तो उन दोनों को एक साथ प्रिवेंट करना और प्रमोट करना कि मसल्स और उसके जो हमारे स्केलेटन बोन है दोनों ही एक अच्छे पोस्चर में रहे और बैंड ना हो गलत डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं हम्प निकल जाता है, इट मीन्स कूबर। तो क्यों होता है? क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन में गलत, हम अपने नेक को डाउनवर्ड झुकाए रखते हैं इस वजह से, तो ये इनकरेक्ट है। तो क्या हमें हेल्थ एजुकेशन पता करेंगे कि यार ये इनकरेक्ट है, इसको नहीं करना होता, स्ट्रेट बैठना होता है। तो प्रमोट लॉन्ग टर्म मस्कुलो स्केलेटन हेल्थ। ठीक है, इट मीन यही होता है कि अपने मसल्स और बोन्स दोनों ही, हमारे स्केलेटन और मसल्स दोनों ही हेल्दी रहे और उसको लॉन्ग टर्म में हेल्दी रखने के लिए प्रमोट करता है क्या? पोस्चर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है रिड्यूसेस रिस्क ऑफ क्रॉनिक पेन और इंजरीज। ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे पोस्चर में रहोगे तो आपको क्रॉनिक पेन्स और इंजरीज नहीं आएंगी। ठीक है, और गुड पोस्चर से जो हमारे ऊपर हमने पढ़े थे डिफेक्ट्स, वो भी डिफेक्ट्स नहीं होंगे, है ना, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये सब नहीं होगा अगर हम पोस्चर अच्छा रखेंगे। और मेनली है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो डेली, ठीक है, तो आपको कम देखने को मिलेंगे और ये कम हो जाएगा। तो पोस्चर एजुकेशन से ही पता चलेगा ना कि गुड पोस्चर क्या है क्या नहीं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि एनहांसेस ओवरऑल फिजिकल परफॉर्मेंस एंड मेंटल फोकस। अगर हम अच्छे पोस्चर में हैं, हमें एजुकेशन मिली है पोस्चर के बारे में, तो क्या होगा? हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अच्छा दिखेगा। अगर वो अच्छा दिखेगा तो हम फिजिकली परफॉर्म भी अच्छा कर पाएंगे, एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा हमारे अंदर। ठीक है, और अगर हम फिजिकली परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे तो हम मेंटली भी हेल्दी रहेंगे, और अगर मेंटली हेल्दी रहेंगे तो हमारा मेंटल फोकस भी बढ़ेगा। ठीक है,
तो आपको समझ आ गया होगा इसमें क्या है, कि मेनली यही है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्चर हमने देख लिया ना, सब कुछ अच्छा ही करता है। देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, हमारा एजुकेशन हमें पोस्चर से रिलेटेड एजुकेशन रहेगा तो हमें प्रॉब्लम्स पता रहेंगे कि क्या करने से कौन सी प्रॉब्लम होती है, और साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके रेमेडीज़ भी पता चल जाएंगी। ठीक है, हमें कोई भी ऐसे वो इंजरीज से हम बच सकते हैं, और हमारे जो क्रोनिक पेन है वैसे रिस्क नहीं आएंगे। ठीक है, उसके बाद साथ ही हमारे जो मसल्स हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, और मेंटल फोकस भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ फिजिकली परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे फिजिकली। ठीक है, किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह में। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी और ये कंप्लीट है। ठीक है, ये ना कंप्लीट सब टॉपिक जितने भी है सभी सब टॉपिक कंप्लीट करवा रही हूँ मैं। अब डीप में तो यही होता है ना कि एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसे पैराग्राफ में लिखा है, तो अगर आपको रीड करना है पैराग्राफ तो बता देना कि आपको बुक की तरह से रीड आउट करना है, तो मैं पैराग्राफ लिख दूँगी, है ना। बट मेनली ये है कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, उसके अंदर सब टॉपिक समझ में आना चाहिए, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए ना लिखने के लिए। आप तो लिख भी सकते हो, आप तो आराम से लिख दोगे, आपने 11th-12th में भी तो लिखा था बना कैसे लिखते हैं बच्चे, तो आपने लिख दोगे। बस आपको टॉपिक तो आना चाहिए ना कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है, डिसएडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, और ये पोस्चर के जो डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं 4 बताए, तो आपको ये पता होना चाहिए मेनली। ये पता रहेगा तो बाकी तो आप लॉन्ग फॉर्म में लिख ही दोगे। डीपली ही है, मुझे तो लगता है डीपली है, बाकी आपने बोला तो मैं ज़रूर काम करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे फीडबैक दिया। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय।